हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पर। ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 3 तक, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का चैप्टर 3 ऑलरेडी हम लोगों ने पहले पूरे कर लिए हैं। अभी हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 पर, जिसका नेम है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। तो इन सभी को आप वन बाय वन देखें, चैप्टर वाइज करके सारे टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड के, इनको प्रॉपर तरीके से हमने इजी लैंग्वेज में सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सारे समझा रखे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रॉपर चीज़ समझा रखी हैं विद एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है जी, तो सबसे बेस्ट हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की है। अब आप इसे देखकर हमें कम से कम फीडबैक दें कि सर आपके ठीक जा रही हैं, अगर कुछ कमी हो तो आप और बताएं जाके। ठीक है, सारी चीज़ों को कमेंट में आप लिखें कि सर इसमें ये चीज़ रह गई है। ठीक है, तो आप बता सकते हो। बाकी अपनी तरफ से हम लोग लग रहा है कि पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो आप उसको देखें। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो आप प्रॉपर इसको चेक करें जाके। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। तो स्टार्टिंग करते हैं इसके। सबसे फर्स्ट पे देखते हैं पार्ट या पार्ट्स इन अ रिसर्च रिपोर्ट या फिर सेक्शन इन अ रिसर्च रिपोर्ट। तो एक रिसर्च रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, फर्स्ट से लेकर ऑलरेडी इसमें कितने हैं, आई थिंक 12 हैं इसमें। ठीक है जी, तो इसको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट तो इसमें दिया हुआ है टाइटल या कवर पेज होता है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल है नहीं है। फिर थर्ड पे एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं। फोर्थ पे एब्स्ट्रैक्ट। फिफ्थ पे इंट्रोडक्शन। सिक्स्थ पे स्कोप या लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। सेवन्थ पे लिटरेचर रिव्यू। एट्थ पे रिसर्च डिज़ाइन। नाइन्थ पे डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। टेंथ पे कंक्लूजन। और 11th पे रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। और 12 पे अपेंडाइसिस। तो ये आपके 12 हो गए हैं पार्ट, जो एक रिसर्च रिपोर्ट के अंदर जो एक सेक्शन होते हैं वो सारी चीज़ें हैं। अब इसको आपको मैं हिंदी में बताता हूँ वन बाय वन करके। ठीक है जी, तो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शोध रिपोर्ट के अनुभाग। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, टाइटल या फिर कवर पेज। ये क्या होता है, यह पृष्ठ रिपोर्ट का नाम, लेखक का नाम, संस्थान का नाम और तारीख दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल शोध अध्ययन, इसमें रिसर्च हमने किसके ऊपर की है, योग और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो इसका नाम हो गया। अब साथ में जिस लेखक का नाम वो भी इसमें लिखा जाएगा, संस्थान का नाम भी रहेगा। सेकंड पे हमने पढ़ा था सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं मूलता प्रमाण पत्र। तो यह प्रमाण पत्र दिखाता है कि शोध पूरी तरह से मूल है और किसी अन्य स्रोत से नकल नहीं की गई है। एग्जाम्पल के लिए, यह शोध पूरी तरह से मूल है और इसे किसी अन्य काम से नहीं लिखा गया है। और थर्ड होता है एक्नॉलेजमेंट, यानी कि आभार। इसमें लेखक उन सभी लोगों का धन्यवाद करता है जिन्होंने शोध में मदद की। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने मार्गदर्शक और परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। ये ऐसे लिख सकते हैं, या भी जो भी आपके साथ जिसने काम किया उनके लिए भी लिख सकते हो आप। फोर्थ पे सारांश यानी अब्स्ट्रैक्ट, शोध का संक्षिप्त विवरण जिसमें उद्देश्य, विधियाँ, परिणाम और निष्कर्ष होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस शोध में यह पाया गया है कि योग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस टाइप के आपके क्या स्टेटमेंट्स होते हैं इसके अंदर सारांश में। फिफ्थ पे है परिचय यानी इंट्रोडक्शन, इसमें शोध के उद्देश्य, महत्व और संदर्भ का विवरण होता है। फॉर एग्जाम्पल, यह अध्ययन योग के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को समझने के लिए किया गया है। तो आपके रिसर्च रिपोर्ट का जो भी मेन मोटिव हो उसको आप उसमें लिख सकते हैं उसके अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर। सिक्स्थ पे है अधिकार या सीमाएं, शोध के दायरे और इसकी सीमाओं का वर्णन। फॉर एग्जाम्पल, यह अध्ययन केवल एक कॉलेज के छात्रों पर आधारित है। ठीक है, जो भी आप मेन फोकस हो, जो आपकी ऑडियंस मेन हो, उनके लिए आप उसमें लिख सकते हो। सेवन्थ पे साहित्य समीक्षा, इसमें पिछले शोधों और संबंधित अध्ययनों का सारांश दिया जाता है। उदाहरण के लिए, पिछले अध्ययनों में यह पाया गया कि योग मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। तो आपके जितने भी रिसर्च हैं उनको प्रॉपर तरीके से, जो इससे पहले रिसर्च हो चुकी हैं उनके बारे में भी आप इसमें लिख सकते हो, फिर उसके बेस पे आपने जो रिसर्च की हो। एट्थ पे है शोध डिजाइन यानी रिसर्च डिजाइन, इसमें यह बताया जाता है कि शोध कैसे किया गया, जैसे विधि, नमूना आदि। उदाहरण के लिए, यह सर्वेक्षण आधारित अध्ययन है जिसमें 100 छात्रों को शामिल किया गया है। इसमें बताना है कि आपके ग्रुप में किया था या कोई और तरीका था। ठीक है, तो सारी चीज़ में लिखनी पड़ती है शोध डिजाइन के अंदर। नाइन्थ पे है डेटा विश्लेषण और व्याख्या, इसमें एकत्र किए डेटा का विश्लेषण और उसे समझने की प्रक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, डेटा में यह पाया गया है कि योग करने वाले छात्रों के में मानसिक तनाव कम हुआ है। तो जो भी आपका इसमें रिजल्ट आया एनालिसिस करने के बाद में। और
लास्ट में 10th में, लास्ट नहीं है 10th नंबर का है, निष्कर्ष या कंक्लूजन जिसे आप बोलते हो। इसमें शोध से प्राप्त मुख्य निष्कर्षों और सुझावों का सारांश होता है। उदाहरण के लिए योग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव डालता है, तो इसका ये कंक्लूजन हो गया। 11th पे है संदर्भ या फिर ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी से बोलते हो आप। इसमें सभी स्रोतों और संदर्भों की सूची होती है जिनका उपयोग शोध में किया गया है। उदाहरण के लिए सिंह आर 2020 और योग और मानसिक स्वास्थ्य। इसमें जो भी आपने बुक यूज की हैं, जिनको आपने पढ़ा है या जिस बेस पे आपने रिसर्च की है, तो सारी चीज़ में रहेंगी। 12 पे है परिशिष्ट यानी अपेंडाइसिस। इसमें अतिरिक्त सामग्री जैसे प्रश्नावली, डेटा टेबल्स आदि जो रिपोर्ट में शामिल नहीं की जाती लेकिन महत्वपूर्ण होती हैं। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण प्रश्नावली का नमूना और विस्तृत डेटा टेबल्स। ओके, तो ये आपके 12 जो आपके पार्ट होते हैं एक रिसर्च रिपोर्ट में, प्रॉपर तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब हम लोग थोड़ा से और आगे आते हैं। इसी चैप्टर के अंदर एक दिया हुआ है रिसर्च प्रेजेंटेशन, यानी कि रिसर्च को हम लोग कहाँ कहाँ किस किस जगह पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग इसमें देखते हैं कितनी जगह हैं। तो फर्स्ट तो है कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस क्या होती है इसको हम देखते हैं। आई थिंक ये 8 या 9 होंगी, 9 जगहों पे हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें होती हैं, और भी जगहें हैं, लेकिन हमने इसमें 9th किए हैं। तो देखते हैं क्या है कॉन्फ्रेंस क्या होती है, हम इसको पढ़ते हैं। इंग्लिश आप साथ साथ में पढ़ सकते हैं प्रॉपर, ठीक है जी। अगर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इसको साथ साथ में पढ़ते रहें। कॉन्फ्रेंस को हिंदी में बोला जाता है सम्मेलन। सम्मेलन एक औपचारिक बैठक होती है जिसमें प्रतिभागी विशिष्ट विषयों पर चर्चा करते हैं या अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह एक पूर्व निर्धारित बैठक होती है जहां प्रतिनिधि कई विषयों पर परामर्श और चर्चा करते हैं। इसमें मुख्य भाषण और प्रस्तुतियां होती हैं, साथ ही छोटे सत्र भी होते हैं। सम्मेलन जरूरी नहीं कि शैक्षिक हो, यह विभिन्न क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे शिक्षा, खेल, व्यापार, पत्रकारिता, चिकित्सा और शोध आदि। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक विश्वविद्यालय में शिक्षा में नवाचार पर सम्मेलन आयोजित किया गया है तो वहाँ शिक्षकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों द्वारा इस विषय पर विचार विमर्श और प्रस्तुति दी जाती है। सेकेंड है सिंपोजियम। अब ये सिंपोजियम क्या है इसको हम लोग देखते हैं। सिंपोजियम एक छोटा सम्मेलन होता है जिसमें प्रतिभागियों की संख्या कम होती है, लेकिन इसे आमतौर पर किसी प्रतिष्ठित शैक्षिक स्थान पर आयोजित किया जाता है। इसमें अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ किसी चुने हुए विषय पर अपने विचारों और जानकारी प्रस्तुत करते हैं और फिर उस पर चर्चा होती है। सिंपोजियम की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें केवल एक ही विषय पर चर्चा होती है और सभी प्रस्तुतियां एक ही दिन में पूरी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी विश्वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन पर सिंपोजियम आयोजित किया गया है तो वहाँ जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञ अपने शोध और विचार एक ही दिन में प्रस्तुत करेंगे और फिर उन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। ओके, थर्ड है सेमिनार। सेमिनार में भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं अपने रिपोर्ट को, रिसर्च रिपोर्ट को। तो सेमिनार क्या होता है, सेमिनार इसको हम देखते हैं। सेमिनार एक प्रकार का शैक्षिक कार्यक्रम होता है जो विश्वविद्यालय या व्यावसायिक संस्थाओं में आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे समूहों में एकत्र करना होता है जहां हर बैठक में एक विशेष विषय पर चर्चा की जाती है और सभी प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। सेमिनार में विचारों और तकनीकों का दृश्य सामग्री, इंटरैक्टिव उपकरण और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रस्तुत और चर्चा किया जाता है। सेमिनार में भाग लेने वालों को आमतौर पर इस विषय से संबंधित कोई उपहार या प्रमाण पत्र दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी विश्वविद्यालय में नवाचार और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी पर सेमिनार आयोजित किया गया है, वहाँ विशेषज्ञ इस विषय पर चर्चा करेंगे और छात्रों को नए विचारों और तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और फोर्थ है वर्कशॉप। वर्कशॉप को हिंदी में बोला जाता है कार्यशाला। कार्यशाला सेमिनार के सभी तत्वों को शामिल करती है, लेकिन इसमें एक विशेष अंतर होता है। इसमें हाथों से अभ्यास यानी प्रैक्टिकल या प्रयोगशाला कार्य शामिल होता है जिसका उद्देश्य उन अवधारणाओं या तकनीकों का अभ्यास में लाना होता है जो पहले व्याख्यान और प्रदर्शनों के माध्यम से दिखाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सिखाए गए ज्ञान को व्यवहारिक रूप में लाना है, यानी प्रैक्टिकल इसको कर देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कार्यशाला में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो पहले एक व्याख्यान होगा जिसमें प्रोग्रामिंग की तकनीकों को बताया जाएगा और फिर कार्यशाला में सभी प्रतिभागी उन तकनीकों को स्वयं अभ्यास करेंगे, जैसे कोड लिखना और उसे चलाना। ओके, फिफ्थ है वेबिनार या वेब कॉन्फ्रेंस। आप ये सब जानते हैं प्रॉपर, लेकिन मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ। ये सारी चीज़ कोई नई नहीं है, हम डेली बेस पर इनको सुनते आ रहे हैं। ठीक है जी, तो आप इसे साथ साथ पढ़ते रहें इंग्लिश को।
वेबिनार या वेब कॉन्फ्रेंस, ये क्या होता है? वेबिनार या वेब कॉन्फ्रेंस एक सेमिनार या सम्मेलन होता है जो पूरी तरह से इंटरनेट पर आयोजित किया जाता है। वेबिनार आपने सुने होगा, यूट्यूब में आजकल ना बहुत सारी चीज़ें क्या है वो आते रहते हैं ना आपके ऐड कि भाई मैं आपको वेबिनार 1.5 घंटे का वेबिनार है, मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा, तो इस टाइप के होते हैं ये। एक सेमिनार या सम्मेलन होता है जो पूरी तरह से इंटरनेट पर आयोजित किया जाता है और इसमें ऑनलाइन दर्शक भाग लेते हैं। इसमें स्पीकर का ऑडियो और वीडियो, साथ ही पावर पॉइंट स्लाइड्स जो प्रस्तुति के साथ सिंक में चलती हैं, ऑनलाइन दर्शकों को एक पीसी, टैबलेट या स्मार्टफोन के जरिए दिखाए जाते हैं। यह एक प्रभावी संवाद का तरीका है जिससे एक वक्ता एक स्थान से बड़ी संख्या में ऑनलाइन दर्शकों से जुड़ सकता है। इंटरेक्शन के लिए स्मार्ट टूल जैसे सर्वे, पोल, चैट, प्रश्न पूछा आदि का उपयोग किया जाता है क्योंकि प्रतिभागी संख्याएं बहुत अधिक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक विशेषज्ञ जैसे डिजिटल मार्केटिंग पर वेबिनार आयोजित करता है तो वह इंटरनेट के जरिए अपने विचार प्रस्तुत करेगा और प्रतिभागी अपने सवाल चैट के जरिए पूछ सकते हैं या पोल में भाग ले सकते हैं। आपने देखा ही ऑलरेडी, किसी ने आप में से किया भी होगा बिल्कुल ये वेबिनार अटेंड। 6th पे है कोलोकियम। कोलोकियम लिखा हुआ है या कोलिक्वियम लिखा हुआ है, इसे आप प्रॉपर देख लो। तो कोलोकियम क्या है इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, कोलिक्वियम ही है। कोलिक्वियम एक अनौपचारिक शैक्षिक बैठक या सेमिनार होता है जिसमें एक संबोधन के बाद प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर होते हैं। इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक विद्वान या शोधकर्ता एक अलग विषय पर अपना व्याख्यान देते हैं और उसके बाद उस पर आधारित सवालों का जवाब देते हैं। कोलोकियम का मुख्य उद्देश्य किसी विशेष समूह जैसे वैज्ञानिकों, छात्रों या शिक्षकों के बीच समकालीन शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा और बहस करना होता है। यह नई और उन्नत शोध पर आधारित अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है जो बाद में नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। कोलोकियम एक सामान्य सम्मेलन या कार्यशाला से 2 तरीके से अलग होता है। पहला, यह हमेशा शैक्षिक विषय पर केंद्रित होता है जबकि सम्मेलन जरूरी नहीं कि शैक्षिक हो। दूसरा, कोलोकियम में एक औपचारिक एजेंडा नहीं होता बल्कि इसका उद्देश्य किसी विशेष विषय पर विचारों का आदान प्रदान करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक विश्वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन पर कोलोकियम आयोजित किया गया है जहां विभिन्न शोधकर्ता अपने शोध प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद उपस्थित लोग उन पर सवाल पूछ सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। और 7th पे है कांग्रेस। अभी कांग्रेस क्या होती है? कांग्रेस एक औपचारिक बैठक होती है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के प्रतिनिधि एकत्रित होते हैं। यह आमतौर पर साल में एक बार आयोजित किया जाता है जिसमें किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा या निर्णय लिया जाता है। इसमें उस क्षेत्र के प्रमुख नेता शामिल होते हैं और विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा विशेष चर्चाएं की जाती हैं। इसका उद्देश्य उस क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों और परिणामों को उजागर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि स्वास्थ्य और चिकित्सा पर कांग्रेस आयोजित की जाती है तो उसमें डॉक्टर, चिकित्सा विशेषज्ञ और स्वास्थ्य क्षेत्र के नेता मिलकर नई चिकित्सा तकनीकों और शोध पर चर्चा करेंगे। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को साझा करेंगे। 8th पे है कन्वेंशन या मीटिंग। कन्वेंशन बोलते हो, कोई इसे मीटिंग में बोलता है, तो ये क्या होती है? कन्वेंशन एक औपचारिक बैठक होती है जिसमें निर्धारित प्रतिनिधि एक निश्चित स्थान और समय पर एकत्र होते हैं ताकि वे कुछ सामान्य मुद्दों पर चर्चा कर सके। इसमें मुख्य वक्ता, प्रदर्शन और अन्य जानकारी दी जाती है। प्रतिभागी इस बैठक में किसी विशेष समझौते, अनुबंध, संधि या अन्य सहमति पर पहुंचने के लिए काम करते हैं जो भविष्य के लिए लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि मिलकर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक वैश्विक संधि पर सहमति बनाते हैं। आपके आई थिंक कितने थे आपके? हाँ, हम लोगों ने 8 किए हैं। 8 प्रेजेंटेशन है, 8 ही होती है मेरे हिसाब से, और इसके अलावा होगा भी नहीं। तो आप इनको प्रॉपर समझें, इंग्लिश को साथ में पढ़ते रहें और आपको आई थिंक ये समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। ठीक है जी, कोई भी वीडियो स्किप ना करें क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें इस कॉन्सेप्ट मेन समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो में लेके चल रहा हूँ ताकि आप, कोई होता है ना कि सर बहुत लंबी वीडियो है नहीं देख पाएंगे या फिर कोई इंटरेस्टिंग लगा पाता, इसलिए मैं इसको 10 से 15 मिनट में ही आपका पूरा चैप्टर ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है जी, और सारी चीज़ों को प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझाई जाती हैं। इसमें आपको सारी चीज़ समझ में आ भी रही होंगी, आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें क्योंकि आपको इसमें टॉपिक तो मिलेंगे UGC नेट के,
प्लस में यूजीसी नेट की जो भी नई नई अपडेट आती रहती हैं वो भी मैं इस चैनल पे डालता रहता हूँ। ठीक है जी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।